बात करेंगे कि भारतीय रेलवे ने 2030 तक जीरो कार्बन उत्सर्जन का कार्यक्रम रखा है, यानी ग्रीन एनर्जी का लक्ष्य 2030 है और जिसके लिए अभी से काम शुरू हो चुका है। आखिर भारतीय रेल, जो कि सबसे बड़ी रेलवे नेटवर्क के तौर पर दुनिया में है, उसके लिए ये चैलेंज कितना बड़ा है और इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए रास्ते में क्या कुछ अड़चने हैं और पोटेंशियल, और साथ ही साथ अगर मैं कहूं कि दूसरे जो संसाधन हैं उस नजरिए से क्या हमारे पास इस वक्त विकल्प मौजूद हैं, और इसको हम समझेंगे कि जो इस वक्त शुरुआत की गई है भारतीय रेल की ओर से कि एक सौर ऊर्जा चलित इंजन और उसके जरिए ट्रैक और फिर स्टेशन, ये जो प्रोजेक्ट है ये किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, किस तरीके से शुरुआत हो रही है, समझेंगे अपने तीन खास मेहमानों के जरिए। हमारे साथ मौजूद हैं घनश्याम सिंह जी हैं, फॉर्मर मेंबर ट्रैक्शन रेलवे बोर्ड। सर बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ सिद्धार्थ सिन्हा है जो कि ट्रांसपोर्ट पॉलिसी कंसल्टेंट नीति आयोग से है, आपका स्वागत है। और हमारे साथ सीनियर एडिटर टाइम्स ऑफ इंडिया सुजीत गुप्ता साहब हैं, सर बहुत स्वागत आपका। शुरुआत में घनश्याम जी आपसे करना चाहूंगा कि अगर हम जीरो कार्बन उत्सर्जन की बात करें और जो 2030 का लक्ष्य भारतीय रेल के लिए रखा गया है, इसे कैसे आप देखते हैं और ये कितना चैलेंजिंग है, कितना व्यवहारिक है आपके नजरिए से? देखिए, जो जीरो कार्बन उत्सर्जन है और इससे पर बेस करके हम पूरे अपने इंडियन रेलवे के ट्रांसपोर्ट नेटवर्क को सौर ऊर्जा चालित और विंड ऊर्जा से संचालित करने का जो सपना है ये संभव है और जरूर इसमें कुछ कठिनाइयां आएंगी। सबसे पहले मैं बता दूं, एक हमने जो लेबोरेटरी मॉडल कॉन्सेप्ट का परीक्षण किया था सन 2019 में नई दिल्ली स्टेशन पर, जिसमें कि सोलर पैनल से बिजली बना करके और सीधे रेलवे की 25 केवी ट्रैक्शन लाइन में बिजली डालने की टेस्टिंग की गई थी और पाया गया कि बिजली जो है सौर ऊर्जा से जो पैदा हुई वो रेलवे की ट्रैक्शन लाइन में बड़ी ही सरलता से चली गई। उसके बाद सिंगल फेज पर बनने वाले इन्वर्टर नहीं थे, क्योंकि सोलर पैनल से जो बिजली बनती है वो डीसी होती है। डीसी को 25 केवी एसी लेवल पर ले जाने के लिए सिंगल फेज इन्वर्टर, बड़े साइज के कॉमर्शियल इन्वर्टर नहीं थे। मैं सदस्य बिजली मेंबर ट्रैक्शन के रूप में बीएचईएल के सीएमडी अतुल सोबदी के साथ चर्चा करके और बीएचईएल और रेलवे ने ज्वाइंटली इस पे काम किया और हेवी ड्यूटी 1 मेगावाट के सिंगल फेज इन्वर्टर बनाए गए और कंप्लीट सिस्टम डिजाइन जो है रेलवे और बीएचईएल ने मिलकर किया। और मुझे जानकारी मिली है कि ये पहला दुनिया का सोलर पावर प्लांट ट्रैक्शन लाइन में ऊर्जा संप्रेषित करने वाला बीना में लग के तैयार हो गया है और बहुत जल्दी ये ट्रैक्शन लाइन में ऊर्जा देना शुरू करेगा। अब आपने पूछा कि इसमें क्या संभावनाएं हैं और क्या कठिनाइयां हैं। संभावनाओं के रूप में रेलवे में बहुत ज्यादा वैकेंट लैंड पड़ी है जिस पर सोलर पैनल लगाए जा सकते हैं। यहाँ तक कि रेल की पटरियों के किनारे किनारे जो हमारी जमीन पड़ी है रेलवे की, उस पर सोलर पैनल लगा करके और हर 10-12 किलोमीटर पर रेलवे की ट्रैक्शन लाइन की कंट्रोल पोस्ट होती है, उसमें ऊर्जा को इंजेक्ट किया जा सकता है। और ये उसी मॉडल पर काम करने के लिए बेसिकली ये जो कॉन्सेप्ट प्रूविंग किया गया वो बनाया गया कि रेलवे लाइन के किनारे किनारे लगा देंगे, उससे ऊर्जा पैदा करेंगे, हम ट्रैक्शन लाइन में डालेंगे और उससे हमारे रेल के इंजन चलेंगे। कॉन्सेप्ट प्रूव हुआ, कमर्शियल मॉडल सामने आके तैयार पड़ा है, अब उपयोग में लाएंगे। मैं आपको बता दूं कि 2030 तक लगभग भारतीय रेल की ऊर्जा की रिक्वायरमेंट जो है 5 मेगावाट की होगी और रेलवे के पास जो वैकेंट लैंड पड़ी है उसमें 20 गीगावाट पीक सौर ऊर्जा बनाने की क्षमता है। तो हम अगर अपनी सारी वैकेंट लैंड पर लगा देते हैं तो 20 गीगावाट पीक, थोड़ा मैं ये समझाना चाहूंगा
कि जो सौर ऊर्जा बनती है 20 गीगावाट पीक का मतलब होता है कि इसका 24 घंटे के साइकिल में देखेंगे तो ये केवल 6 घंटा 25 मिनट ही सूरज से ऊर्जा हमको प्राप्त होती है। बाकी समय जो है सौर ऊर्जा नहीं प्राप्त होती। तो 20 गीगावाट पीक इक्विवेलेंस करता है लगभग 5 मेगावाट के। तो जो हमारी वैकेंट लैंड पे पड़ी है वो हम अपनी ऊर्जा की आवश्यकता सौर ऊर्जा से मीट कर सकते हैं। सिद्धार्थ की जिस तरीके से रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर है और जो इसकी कैपेसिटी है, और बिल्कुल ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारे पास जो रेलवे के एसेट हैं, लैंड एसेट, वो बहुत ज्यादा है, लेकिन जितनी इस वक्त जरूरत है, जो डिमांड है रेलवे की एनर्जी की कैपेसिटी, वो क्या हम पूरी कर पाएंगे सिर्फ सोलर एनर्जी के थ्रू? और जिस तरीके का क्लाइमेट कई राज्यों में बहुत कम है, सोलर की मैं कहूँ कि सन की जो रेज या फिर वहां पर विजिबिलिटी है वो कई आवर कम होती है वनस्पति अगर राजस्थान या दूसरे राज्यों में समझे। कविंद्र जी, देखिए आपका बहुत अहम सवाल है, पर सबसे पहले तो मैं आपको ये बधाई देना चाहता हूं कि आपने जो ये डीकार्बनाइजेशन की बात उठाई है, ये एक बहुत ही अहम विषय है, क्योंकि मैं आपको एक जरा इसका एक मैं आपको एक आपको मैं इसका महत्व बताना चाहता हूं कि अगर आप भारत के टोटल कार्बन एमिशंस देखें तो भारत के जो टोटल कार्बन एमिशंस हैं उसमें से करीब करीब 13% जो है केवल ट्रांसपोर्ट सेक्टर में से आता है, और रेलवे का जो इसमें कंट्रीब्यूशन है करीब करीब 60 लाख टन के आसपास जो है CO2 एमिशन उसमें है। और अगर आप सारे सेक्टर्स को मिला के देखें, सबसे ज्यादा अगर किसी से कार्बन एमिशन बढ़ रहे हैं तो वो ट्रांसपोर्ट सेक्टर के थ्रू ही बढ़ रहे हैं। तो इसको रेलवे को ये बाकी और सेक्टर्स को प्रेरित करना बहुत ही बढ़िया है, ये बहुत ही बढ़िया इनकी मुहिम है कि हम 2030 तक इसको बिल्कुल डीकार्बनाइज कर देंगे। आपका जो सवाल है कि बिल्कुल रेलवे के पास पहला तो, और मैं इसमें घनश्याम जी से भी संतुष्टि रखता हूं जहां उन्होंने कहा हमारे पास देखिए लैंड एसेट्स रेलवे में बहुत ज्यादा है, और हम ट्रैक के अलोंग बहुत ज्यादा सोलर पैनल्स लगाने की हमारे पास कैपेसिटी है। अगर आप हमारा दिल्ली मेरठ नेशनल हाईवे ही देख लें, उस पर आप देखें किस तरीके से NHAI ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से रोड के दोनों तरफ कई कई सोलर पैनल लगाए हैं। ये इतना आसान नहीं है कि हम 2030 तक पूरा का पूरा 100% एनर्जी जो है सोलर पैनल से ले लें। आपको कहीं ना कहीं रिलायबिलिटी का सवाल आ जाता है, अलग अलग स्टेट्स में सोलर का अलग अलग कंट्रीब्यूशन आता है, यहां पे डिसेंट्रलाइज्ड या डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन जो है उसकी बात आ जाती है। लेकिन इन सबसे जरूरी जो चीज है जो हमें सोचनी है वो है कि जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बन रहा है, जो DFC प्रोजेक्ट है सरकार के, EDFC और वेस्टर्न DFC, उनको 2022 तक हमें ऑपरेशनल करना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर ये दोनों DFC कॉरिडोर हमारे ऑपरेशनल हो जाते हैं समय पर, तो एक तो फ्रेट जो माल है वो बहुत फास्ट मूव करेगा, और सबसे बढ़िया चीज ये होगी कि 450 मिलियन टन अगले 30 साल में हम CO2 रिड्यूस कर पाएंगे। तो रेलवे में इसकी क्षमता जरूर है करने की, लेकिन इसके लिए हमें बहुत स्ट्रेटेजिकली चलना है, हमें एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट फ्रेमवर्क चाहिए, क्योंकि उसके तहत आपको देखना पड़ेगा कि मैं कौन सी नीति, कौन सी पॉलिसी, कौन से डिसीजंस लूं जिससे मेरा इतना इतना सालाना कम होता चला जाए डिपेंडेंसी ऑन इलेक्ट्रिसिटी। तो मेरा ये मानना है कि ये नामुमकिन बिल्कुल नहीं है, लेकिन हमें अपना एसेट यूटिलाइजेशन मैक्सिमाइज करना बहुत जरूरी है इसके लिए। सुशील, शुरुआत में ऐसा लगता है कि ये बहुत ही जो मकसद है, लक्ष्य है, जिस तरीके के हालात रेलवे के रहे हैं और जो हमने कंडीशन देखी है, ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा कठिन रास्ता है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण भी है, जैसा कि कहा सिद्धार्थ ने, क्योंकि बचत एक तरफ है और दूसरे तरफ हम कार्बन एमिशन की बात करें, जो वर्ल्ड में अलग अलग हमारे फोरम है वहां पर जिस तरीके से हम उसको डील कर रहे हैं और उसके बदले में जो हमें सुविधाएं मिल सकती हैं, वो एक बहुत ही क्रूशियल फैक्टर भी हो सकता है। हाँ, ये बहुत ही क्रूशियल फैक्टर है, और ये देखिए एक बहुत बड़े गेम प्लान के तहत ये किया जा रहा है कि ये एक स्टेप है रेलवे को मॉडर्नाइज करने की भी। और जैसे सिद्धार्थ ने कहा कि ये ऐसा नहीं है कि हम 2030 तक सारे पूरे एनर्जी मिक्स को चेंज कर देंगे, तो आपको एक किसी खास एनर्जी के ऊपर डिपेंडेंस भी उतना नहीं रखना चाहिए, बट ये एक बहुत ही बड़ा कदम है कि भाई हम इसको कम करेंगे। हमने एक टारगेट रखा है, और टारगेट मेरे ख्याल से जैसे घनश्याम जी कह रहे थे, जैसे नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं स्टोरेज की, इन्वर्टर्स की, और तो इसमें और बढ़ोतरी होगी। और आप अगर देखें इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ, जो सोलर टैरिफ्स हैं वो बहुत नीचे आ रही हैं, सो इससे खर्चा भी कम होगा। तो ये एक मल्टी प्रॉन्ग स्ट्रैटेजी है, जिसको आप मतलब कैसे इसको इम्प्लीमेंट करते हैं इस पर बहुत निर्भर करेगा। और मेरे ख्याल से
ये लक्ष्य रखना एक बहुत अहम बात है और इसके तरफ काम करने के लिए कई सारे एजेंसीज को आपको इन्वॉल्व करके काम करना पड़ेगा, ना कि आप साइलोज में काम करेंगे। तो मेरे ख्याल से बहुत ही बड़ा कदम है और बहुत ही बड़ा अनाउंसमेंट है। और मेरे ख्याल से जो घनश्याम जी ने कहा कि जो बीना प्लांट की बात कर रहे हैं, अगर इस तरह के प्रयोग सफल होते हैं तो रेलवे के पास बहुत लैंड है और रेलवे के ट्रैक्स के बगल में लगाए जा सकते हैं कई सारे मेथड्स व्हिच यू कैन डू दैट। सो मेरे ख्याल से ये बहुत ही बड़ा स्टेप है। घनश्याम जी, क्योंकि अगर हम आम दर्शकों के नजरिए समझना चाहें कि भारतीय रेल को कितनी एनर्जी की जरूरत अगर डेली बेसिस पर हम देखें जो उसको है और खपत इस वक्त जो है उसके नजरिए से अगर हम सोलर या शिफ्ट कर रहे हैं दूसरे मोड पर, वो जनरेशन, वो जो हम एनर्जी हमें चाहिए, रिक्वायरमेंट है, वो मीट आउट करने के लिए क्या बड़े चैलेंजेस हैं, क्या नई टेक्नोलॉजी हमारे पास है या हमें वो भी देखनी होगी। और दूसरा कि कितने ज्यादा ऐसे पावर सेंटर्स, पावर प्लांट, जो सोलर पावर प्लांट मैं कहूं, वो हमें चाहिए होंगे पूरे देश भर में। देखिए कविंद्र जी, अभी आज की तारीख में रेलवे की जो एनर्जी डिमांड है वो 3 मेगावाट की, और 2030 तक जब आपके DFCCIL आ जाएगा और ये हमारी बैलेंस जो रेलवे लाइनें हैं इलेक्ट्रीफाई होने के लिए, वो इलेक्ट्रीफाई हो जाएंगी, 100% भारतीय रेल इलेक्ट्रीफाई हो जाएगी। मैं आभारी हूं अपने प्रधानमंत्री का, अपने रेल मंत्री का, कि जब मैंने ये सुझाव दिया तो इसको पॉलिसी लेवल पर एक्सेप्ट किया गया। तो हमारी ऊर्जा की आवश्यकता जो होगी 5 मेगावाट की होगी, 2 मेगावाट का इंक्रीमेंट होगा। जो हमारे साथ अन्य लोग हैं कह रहे थे कि ये कैसे मीट होगा, एक ही एनर्जी मिक्स पे नहीं रहना चाहिए। ट्रू, हम सोलर के साथ विंड एनर्जी के भी विकल्प को तलाश रहे हैं, और मैं बताना चाहूंगा कि आज की तारीख में 100 मेगावाट रेलवे ने सोलर प्लांट लगाए हैं, तो 100 मेगावाट ही विंड एनर्जी के प्लांट लगाए हैं, और आगे करीब 250 मेगावाट सोलर पावर प्लांट पर कार्य प्रगति पे है, और 200 मेगावाट विंड एनर्जी लगाने का है। साथ में हमारी डिपेंडेंस जो स्टेट यूटिलिटी हैं उनकी हाइडल जो पावर सप्लाई है उससे रहेगी नेट जीरो आने के लिए। जो मैं बात बता रहा था कि पैन इंडिया, जब हम इसको परिकल्पना को सोच रहे थे तो राजस्थान का इंसोलेशन नहीं देखा, आसाम का इंसोलेशन नहीं, एवरेज सोलर इंसोलेशन की बात पर इसको वर्कआउट किया गया। तो एवरेज सोलर इंसोलेशन हिंदुस्तान में हम बहुत ही, भगवान ने हमको जो है आशीर्वाद के रूप में दिया है। 360 दिन हमारा एवरेज सोलर इंसोलेशन रहता है। अब हमारी बिजली राजस्थान में बन रही है या आसाम में बन रही है या जम्मू कश्मीर में बन रही है, उससे फर्क नहीं पड़ता। सोलर से बिजली कहीं बने, हमारी ट्रैक्शन लाइनों के थ्रू ये कहीं से कहीं चली जाएगी। तो उस समस्या से हम अपने को इंसुलेट कर लिए। दूसरी समस्या है कि सोलर एनर्जी जो है मात्र 24 घंटे में 6 घंटा 25 मिनट उपलब्ध है। अब इसके लिए पॉलिसी लेवल पर सिद्धार्थ जी नीति आयोग में है, मैं CEO साहब से भी बात किया कि हमको अमेंडमेंट्स लाने होंगे कि जो सबसे सस्ता बिना कुछ खर्च किए है कि हम जो है बैंकिंग पावर करें। जब सोलर जनरेशन हो रहा है उस समय हम उस पावर को ग्रिड में ले जाएं, और जो हमारी फॉसिल फ्यूल या कोल बेस्ड पावर प्लांट हैं उनको रैंप डाउन कर लें, और जिस समय सोलर नहीं चल रही है उस समय हम जो है थर्मल बेस्ड पावर या गैस बेस्ड पावर प्लांट को रैंप अप करके उससे मीट करें, और नेट जो एनर्जी है वो हमारी जीरो रहे। एक तो वो तरीका है। जैसा गुप्ता साहब ने कहा कि टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट चेंज कर रही है। आशा करता हूं कि अगले आने वाले 5-7 वर्षों के अंदर 2030 के पहले बहुत ही इकोनॉमिकल रेट पर हमारे पास स्टोरेज पावर सिस्टम्स आ जाएंगे।
जिनको जब हम रेलवे लाइन के किनारे किनारे सोलर पैनल लगा रहे हैं और हर 12 किलोमीटर पर पावर इंजेक्शन डिस्ट्रीब्यूटेड पावर सोर्स के तौर पे देंगे, तो जहां इंजेक्ट करेंगे वहीं पर हमारी कंट्रोल पोस्ट होती है। मॉड्यूलर ये सिस्टम्स होंगे, स्टोरेज सिस्टम, इनके स्टोरेज की जो है हम व्यवस्था हर 12 किलोमीटर पे करते चले जाएंगे। और वो जब हम वो कर लेंगे तो उसके बाद हमको जो है ग्रिड को एनर्जी देना और ग्रिड से एनर्जी लेना उसकी जरूरत नहीं रहेगी। लेकिन अभी उसको आने में थोड़ा टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट की आवश्यकता है, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन आसान्वित रहना चाहिए। क्योंकि मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं, जिस समय मैं सोलर पैनल से रेलवे की ट्रैक्शन लाइन में बिजली डालने की बात सोच रहा था, तो नई दिल्ली स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर मैं खुद खड़ा था और सोलर पावर पैनल को कनेक्ट करने के पहले मैं खुद सोच रहा था, 10 बार सोचा कि कहीं गड़बड़ हो गई तो क्या होगा, पावर न जाकर के वो 25 केवी जो है ये सोलर पैनल में घुस गई क्या होगा। तो सब कुछ करके और मतलब 10 बार सोच करके हमने कनेक्ट किया और फिर 24 घंटे में देखा तो आपको जो है 4 यूनिट 10 किलोवाट का पैनल लगा करके हमने दिया था और मात्र 4 यूनिट बिजली गई थी। लेकिन वो 4 यूनिट आज देखिए बीना में जो लग रहा है 1.76 मेगावाट का प्लांट, वो 25,000 यूनिट जी। तो इसी तरह से स्केल अप सोलर स्टोरेज सिस्टम में भी आएगा और मुझे विश्वास है कि 2003 तक जो सपना हमने देखा है, भारतीय रेल दुनिया की पहली रेल होगी जो नेट जीरो कार्बन एमिशन देगी और हम अपनी सारी ऊर्जा की आवश्यकता सोलर, विंड और हाइडल से मीट करेंगे। सुरजीत जी, क्योंकि सबसे जो घनश्याम जी जो कह रहे हैं, मुझे लगता है कि चैलेंज बड़ा दिखता है कि स्टोरेज को लेकर नई टेक्नोलॉजी, और अगर हम दुनिया के अलग अलग देशों में देखें तो कुछ जगहों पर ऐसी कंपनियां रिसर्च भी कर रही हैं और अब हमें पॉलिसी लेवल पर यही पर ज्यादा फोकस करने की जरूरत होगी। देखिए, ये काफी ज्यादा फोकस हो रहा है। सिद्धार्थ हमारे साथ हैं, नीति आयोग में काफी ज्यादा इस पर काम हो रहा है और देश में टेक्नोलॉजी के ऊपर भी लोग लगे हुए हैं। विदेश से भी हम टेक्नोलॉजी एक्सेस कर सकते हैं, इंडिजिनस टेक्नोलॉजी भी ले सकते हैं और ये स्टोरेज की टेक्नोलॉजी बनेगी और हमें एक आशा रखना चाहिए कि बेहतर बनेगी। और जो स्टोरेज अगर हम जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि हम हर एक 12 किलोमीटर में उसको चेंज करेंगे, बैटरीज को चेंज करेंगे, चार्जिंग स्टेशन जैसे आजकल आप देखे होंगे कि लगे हुए हैं इलेक्ट्रिक के कई जगह में दिल्ली में, तो मेरे ख्याल से काफी होपफुल लग रहा है। क्योंकि जब इकोसिस्टम जब तैयार होगा, जब रेलवे जैसे बड़े ट्रांसपोर्टर जैसे वहां पर सोलर एनर्जी की यूज होगी, तो बाकी जगह भी ये टेक्नोलॉजी धीरे धीरे डिस्पर्स होगी और लोग इस पे इन्वेस्ट करेंगे, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, पब्लिक सेक्टर हो। तो मेरे ख्याल से टेक्नोलॉजी बढ़ेगी। ओके सिद्धार्थ, क्योंकि टेक्नोलॉजी बड़ा एक हर्डल है, या फिर मैं कहूँ कि यहीं से वो रास्ता निकलेगा। और दूसरा ये कि हम जब इस मोड पर जाएंगे और अगर हम उसमें 30, 40 या 50% के रेशियो पर पहुंचते हैं, तो रेलवे भी जो अब तक मुनाफे की बजाय घाटे की पटरी पर दौड़ती रही है, वो भी अपनी पटरी को बदल पाएगी। नहीं, बिल्कुल। देखिए कविंद्र जी, जो आप कह रहे हैं मुनाफे वाली बात, वो तो बिल्कुल होगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जहां तक आपने टेक्नोलॉजी की बात करी, देखिए हम इतनी बड़ी ये इतना बड़ा इनिशिएटिव जो है भारतीय रेल ले रहा है और इसमें इतने लोगों ने मेहनत की है, घनश्याम जी ने मेहनत की है, सुरोजीत जी जैसा बता रहे हैं बैटरी स्टोरेज पे इतना काम चल रहा है। रेलवे, देखिए अगर आप रेलवे को गौर से देखें तो काफी उन्होंने टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन ऑलरेडी ले लिए हैं। पहली चीज हमें समझनी ये जरूरी है कि जिस तरीके से एक ये इंटीग्रेटेड नेटवर्क है, ऐसा नहीं है कि अगर मेरा एक जगह सोलर पैनल फेल हो गया तो मेरे पास पावर नहीं आएगी। मेरे पास मेरी जो डोमेस्टिक अवेलेबिलिटी है वो भी है मेरे पास, बाकी सोलर से भी मेरे पास पावर है। बाकी आप अगर देखें ऑलरेडी सोलर रेलवे स्टेशन भारतीय रेल के ऑलरेडी ऐसे जिनको पूरा ग्रीन घोषित कर दिया गया है। इसमें शिमला है, वैष्णो देवी है। तो जब ऐसी जगहों को हम 100% ग्रीन कर सकते हैं तो बाकी जगहों को इस तरीके से ग्रीन करना ज्यादा मुश्किल नहीं है। और अगर हम बाकी चीजें भी देखें रेलवे में, अब जैसे अगर आप रेल से यात्रा करते हैं तो आपने कई बार देखा होगा कि जो शताब्दी, राजधानी वगैरह होती है, इनमें इंजन के पीछे जनरेटर कार होती है। इसको हम एंड ऑन
ऑन जनरेशन कहते हैं। तो वो जो डीजल जेनसेट्स लगे होते हैं, असल में जो यात्रियों की जो कोचेज हैं उनको पावर वो दे रहे होते हैं, इंजन जो है ऊपर से पावर ड्रॉ कर रहा होता है। अब रेलवे ने क्या करना शुरू किया, वो हेड ऑन जनरेशन की तरफ मूव कर गए, जब उन्होंने डीजल जनरेटर्स को हटा दिए और इंजन से ही जो पावर है वो स्टेप डाउन करके अब सप्लाई किया जा रहा है कोचेज में। अब आगे जब हम चलेंगे, जब हम इस तरीके से डीकार्बनाइजेशन की ओर बढ़ेंगे और हम अपना इस और कदम लेंगे इस दिशा में, तो बिल्कुल जो रेलवे है जिसका ऑपरेटिंग रेशियो भी 97.5 98 के आसपास है, जिसका मतलब ये है कि भाई आप अगर 100 रुपए कमा रहे हो उसमें 98 जो है आप उसका खर्चा कर रहे हैं, तो ये जो रेशियो है ये बहुत कम हो जाएगा। इसीलिए जैसे डीएफसी है, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, अगर आपने इसको ऑपरेशनल कर दिया तो आपका कार्बन एमिशन तो कम होगा ही होगा, उसके साथ आप ये भी देखें कि आपका ट्रैक जो इस वक्त यूटिलाइजेशन है करीब 150% है। तो ये 150% अगर जो ट्रैक यूटिलाइजेशन है, इसमें आपने डेडिकेटेड फ्रेट को अलग कर दिया, तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी तो सबसे पहले तो वहीं से बढ़ने लगी। फिर आप डीकार्बनाइजेशन करेंगे, बिजली अपने लेंगे तो और कम होता चला जाएगा। तो इसका एक मल्टी प्रॉन्ड स्ट्रैटेजी है जिसके कई अलग अलग एरियाज में इसके इफेक्ट आएंगे। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है मेरे हिसाब से। घनश्याम सर, दो चीजें और मैं समझना चाहूंगा जो काफी महत्वपूर्ण है। पहला ये कि भारतीय रेलवे की दशा जो है वो इस नए मोड के बाद प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ किस तरीके से बढ़ेगी और कितना बड़ा फर्क देखते हैं रेलवे की इनकम को लेकर या उसके खर्चों को लेकर। और दूसरा ये कि खबर ये भी है कि हमें इसके आगे ज्यादा अच्छा हो, इसके लिए नए तरीके की टेक्नोलॉजी इंजन पर भी हम काम कर रहे हैं, उसकी तरफ भी हमने फोकस किया है। ये कितना महत्वपूर्ण कदम हो सकता है? देखिए, मुझे बड़ी संतुष्टि है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत की बात कही है। भारतीय रेल में पीयूष गोयल जी के नेतृत्व में हम लोग पहले से इस दिशा में कार्य कर रहे थे। हिंदुस्तान में 9000 हार्स पावर का इंजन भारतीय रेल ने खुद बना लिया और मात्र 10-11 करोड़ पर इंजन के खर्च पे, जिसको हम इंपोर्ट करने के लिए बिड किए थे तो वो कुछ 45 करोड़ रुपया पर इंजन की बिड आई थी और मैंने ही उस बिड को कैंसिल किया और मैंने कहा कि हम भारतीय लोग अपने घर में ही इसको बनाएंगे और बना लिए। सक्सेसफुली वो ट्रायल टेस्ट हो करके अब कमर्शियल ऑपरेशन में संभवतः आ गया। जहां तक सोलर टेक्नोलॉजी की बात है, हमारे मंत्री जी का कहना था कि इसमें जो हम बिड कॉल करेंगे कैप रहेगा कि मेक इन इंडिया के तहत इवन पैनल भी हमारे हिंदुस्तान में बनेंगे। तो कुछ भी हम इंपोर्ट नहीं करना चाहते। शुरू के कुछ 5-10% पैनल भले इंपोर्ट कर लें, लेकिन 3 गीगावाट का जो टेंडर ऑलरेडी कॉल्ड फॉर है और फाइनली 20 गीगावाट तक जाएंगे, तो उसके लिए हमारे हिंदुस्तान में बने हुए पैनल, हिंदुस्तान में बने हुए इन्वर्टर्स, बाकी चीजें तो बनी रही हैं, लगेंगे। और ये पहली पहल जो है बीएचईएल और रेलवे के संयुक्त प्रयास से सफलतापूर्वक हो गई। ठीक है सर, मैं लास्ट एक क्वेश्चन में सिद्धार्थ आपसे जी। सिद्धार्थ, आखिर में मैं चाहूंगा कि ये जो प्रोजेक्ट है ओवरऑल अगर ट्रांसपोर्ट सेक्टर को देखें तो क्या एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर रेलवे और उसके बाद जो दूसरे ट्रांसपोर्ट के मोड हमारे देश में है वहां पर भी हम इसको क्या लागू करने की दिशा में सोच रहे हैं पॉलिसी लेवल पर? देखिए, बिल्कुल, ये अगर जो इतना बड़ा प्रोजेक्ट है अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है तो मैं तो खुद ही कह रहा हूं कि रेलवेज जो है बाकी कई सेक्टर्स को प्रेरित करेगा, खासकर हमारा जो रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज का सेक्टर है जिसमें जो एमिशंस हैं वो वाकई में बहुत ज्यादा हैं। तो ये इससे प्रेरणा लेके बाकी सेक्टर्स बहुत आगे बढ़ सकते हैं। और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा, क्योंकि आपने ये बात छेड़ी है बाकी सेक्टर्स की, तो नीति आयोग हाल ही में जो इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम है ITF के नाम से, वो ट्रांसपोर्ट के लिए मल्टीलैटरल एजेंसी है, बेसिकली हाईएस्ट फोरम फॉर ट्रांसपोर्ट मल्टीलैटरल्स। उसमें देखिए क्या है कि हम लोग उनके साथ मिलके अगले 5 सालों में कॉमन असेसमेंट फ्रेमवर्क बनाएंगे। वो कॉमन असेसमेंट फ्रेमवर्क क्या है कि उसमें आप जितने आपके आज के आंकड़े हैं उनको लेके आप एक तरीके से मॉडल करके ये देख सकते हैं कि मान लीजिए जैसा रेलवे कह रहा है कि हम 2030 तक डीकार्बनाइज कर देंगे, तो हमारा जो ओवरऑल कार्बन टारगेट है, जो हमारे नेशनली डिटरमिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, जो हमारे NDCs हैं जो हमने कमिट कर रखे हैं, उनमें कितनी कमी होगी। अगर हम कोई नेशनल एनर्जी पॉलिसी ले आते हैं तो उसमें कितनी कमी होगी, क्या किस तरीके के हमें कदम उठाने पड़ेंगे। तो इसीलिए मैं मानता हूं कि रेलवेज की इसमें भूमिका बहुत ज्यादा अहम है, क्योंकि अगर ये प्रोजेक्ट जो है ये सक्सेसफुल हो जाता है
तो ये बिल्कुल बाकी सेक्टर्स को प्रेरणा देगा, और हम तो रेलवेज के साथ काम करते ही, और उनसे इस प्रोजेक्ट के बारे में हम और सीखना चाहेंगे और बाकी सेक्टर्स को और ज्यादा प्रेरित करना चाहेंगे। और मैं यही एंड करना चाहूंगा कि रेलवेज में वाकई में बहुत ज्यादा कैपेबिलिटी है। जैसे कि घनश्याम जी ने बताया, 9000 हॉर्स पावर का चित्ररंजन लोकोमोटिव वर्क से अब आपका लोको निकल आया है, और उसी तरीके से 12000 हॉर्स पावर का हमारा एल्स्टॉम का फर्स्ट मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट मधेपुरा, इंडिया लार्जेस्ट ग्रीनफील्ड फैसिलिटी, उससे हमारा लोकोमोटिव रोल आउट हो गया है। तो अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो डेफिनेटली दिस विल सेट एन एग्जांपल फॉर द अदर ट्रांसपोर्ट सेक्टर्स, एंड वी वेरी मच लुक फॉरवर्ड टू असिस्टिंग रेलवेज इन एवरी पॉसिबल मैनर इन दिस प्रोजेक्ट। शिवजीत का आखिरी कमेंट में आपका, रेलवे एक बार फिर से नए कीर्तिमान गढ़ने की तरफ नजर आ रहा है? जरूर, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है और इसका सक्सेस डिपेंड करेगा, लाइक धनंजय जी बता रहे हैं, कि बाकी सेक्टर्स को और प्रेरित करने के लिए। मैं एक चीज और छोटा सा बताना चाहता हूं कि जो अब पॉलिसी लेवल पर जो फोकस अब जो होना चाहिए, ये इकोसिस्टम जो बढ़ावा देने के लिए, इसके लिए क्या टैक्स इंसेंटिव हो, क्या टैक्स स्ट्रक्चर हो, इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। क्योंकि अब जब आप इकोसिस्टम और टेक्नोलॉजी और R&D को और इनोवेशन को आप बढ़ावा देंगे, तो ये सारी एनर्जी यूज और ज्यादा हमारे डेली लाइफ में देखने को मिलेगा, और बाकी सेक्टर्स जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर्स हैं या अदर सेक्टर्स, वो उसको अडॉप्ट करेंगे। ओके, सिद्धार्थ आपका वीडियो आई थिंक ऑफ हो गया, एक बार ऑन। हाँ प्लीज, थैंक यू। घनश्याम जी, एक आखिर में आपसे मैं सुझाव के तौर पर, क्या कुछ और है जहां पर फोकस करने की जरूरत है, या कोई सुझाव अगर इस प्रोजेक्ट को ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना है और आगे हम तेजी के साथ इसको और इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं? देखिए, दो चीज मैं कहना चाहूंगा। एक तो कि हमें कुछ अगर टैक्स रिलीफ इसको लगाने में दे दें, और इसके साथ साथ जो स्टेट यूटिलिटीज हैं उनको पॉलिसी लेवल पे एड्रेस करें कि सोलर जो है मस्ट रन प्लांट होगा, और आपको इसकी ऊर्जा को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ले जाने में कोई आर्टिफिशियल बैरियर नहीं लगाएंगे। मुझे सोलर पैनल से डायरेक्ट ट्रैक्शन लाइन में फीड करना मेरी मजबूरी के तौर पे आया था, क्योंकि कई यूटिलिटीज हमको 1 मेगावाट से ज्यादा का पावर प्लांट लगाने नहीं दे रही थी। वो कहती थी कि हम अपने ग्रिड पे नहीं कनेक्ट करने देंगे, तो आर्टिफिशियली स्ट्रेंगुलेट हो रही थी। और उसके तहत में ये हमने कहा कि ठीक है, आप अपने ग्रिड पे नहीं लगाने दोगे, हम अपने ग्रिड पे तो लगा सकते हैं, जिसके लिए स्वतंत्र है। तो पॉलिसी लेवल पर हमको लगता है कि ये मतलब क्लियर गाइडलाइन जानी चाहिए कि सोलर मस्ट रन प्लांट होगा, चाहे कोई भी लगाए, और उसको लेना होगा। और बाकी दूसरे जो ऊर्जा स्रोत से चलने वाले प्लांट हैं, वो सोलर को एडजस्ट करते हुए चलाए जाएंगे। और रही बात हाईवे की, बात की जा रही थी, मैं नीति आयोग के साथ काम कर रहा हूं, उस सब कमेटी में हूं कि हाईवे को भी जैसे इंडियन रेलवे इलेक्ट्रीफाई हो गई, उसी तरह से हम हाईवे को भी इलेक्ट्रीफाई कर दें। और जब हाईवे को इलेक्ट्रीफाई कर देते हैं, तो ये डीजल ऑपरेटेड जो ट्रक्स हैं, उनकी बजाय इलेक्ट्रिक ऑपरेटेड ट्रक्स चलेंगी, और उनको भी ऊर्जा के रूप में हाईवे के किनारे लगे हुए जो सेस पर सोलर पैनल हैं, वो उसको ऊर्जा देंगे। और बाकी सप्लीमेंट करने के लिए हियर एंड देयर हमारे पास विंड और हाइडल भी बहुत है, जिसको हम यूज करके और पूरे ट्रांसपोर्ट सेक्टर को हम इलेक्ट्रिसिटी ऑपरेटेड, ग्रीन एनर्जी ऑपरेटेड कर सकते हैं। ये एक आत्मनिर्भर भारत का सपना है। चलिए सर, उम्मीद करते हैं कि रेलवे का ये जो प्रोजेक्ट और जो लक्ष्य है, ये तेजी के साथ इस पर आगे बढ़